तो भारत का बजट आ चुका है और हेडलाइंस में बड़े बड़े वादे हैं, पर क्या असलियत भी उतनी ही शानदार है? आज हम भाषण की चमक से परे हटकर उन आंकड़ों को देखेंगे जो असली कहानी बताते हैं। चलिए इस सोर्स मटेरियल के आधार पर बजट की स्प्रेडशीट को समझते हैं। देखिए, अगर सिर्फ बजट का भाषण सुना जाए तो ऐसा लगता है कि भारत एक नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। वित्त मंत्री ने बहुत ही महत्वाकांक्षी घोषणाएं की और एक सुनहरे भविष्य की काफी आशावादी तस्वीर पेश की। जरा एजेंडे पर एक नजर डालिए। सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड रेल, नई यूनिवर्सिटीज, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इन घोषणाओं से वाकई एक आगे बढ़ते हुए भारत की तस्वीर बनती है। पर सवाल यह है कि क्या ये पूरी तस्वीर है? और यहीं पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। जैसा कि ये सोर्स हमें याद दिलाता है, बजट सिर्फ वादों के बारे में नहीं होते, असली कहानी तो नंबर्स में छिपी होती है। तो चलिए अब इन घोषणाओं से आगे बढ़कर सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये नंबर उस सुनहरी तस्वीर से मेल खाते हैं जो भाषण में दिखाई गई? आइए देखते हैं कि आंकड़े असल में क्या खुलासा करते हैं। चलिए सबसे पहले उस विषय पर आते हैं जो हम सब पर सीधा असर डालता है, हमारे टैक्स। देखते हैं कि इस बजट का आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ा। देखिए, मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में कुछ राहत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स की दरें वैसी की वैसी ही हैं, बल्कि जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया। मतलब जेब पर बोझ और बढ़ गया। और इसका असर बाजार पर तुरंत दिखा। इन टैक्स घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और बजट भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स नीचे चला गया। अच्छा, अब पर्सनल टैक्स से हटकर जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। सरकार की पूरी तिजोरी को समझते हैं। पैसा आता कहां से है और जाता कहां है? सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 24%, वो कर्ज से आता है। उसके बाद इनकम टैक्स से 21% और कॉर्पोरेट टैक्स से 18%। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक अगर इनकम टैक्स और जीएसटी को जोड़ दिया जाए तो आम नागरिक कंपनियों से कहीं ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं। और ये पैसा जाता कहाँ है? राज्यों को उनका हिस्सा देने के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है ब्याज चुकाना, कुल खर्च का 20%। जरा सोचिए, हर 5 रुपए में से 1 रुपया तो सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज भरने में चला जाता है, इससे पहले कि एक भी नया स्कूल या अस्पताल बने। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हम वादों और असल में दिए गए पैसों के बीच का फर्क देखेंगे। क्या यहां कोई पैटर्न नजर आता है? चलिए शुरुआत करते हैं शिक्षा से। एक्सपर्ट्स जैसे कोठारी कमीशन और नई शिक्षा नीति दशकों से ये कहते आ रहे हैं कि भारत को अपनी जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। तो ये हमारा बेंचमार्क है। लेकिन असलियत क्या है? नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसी बड़ी घोषणाओं के बावजूद शिक्षा पर असल खर्च जीडीपी के 3% से भी कम है, यानी जो सिफारिश की गई है उसके आधे से भी कम। और जानते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि 5% खर्च करो, लेकिन भारत का खर्च 2% के आसपास ही अटका हुआ है। मतलब यहां भी जरूरत से आधे से भी कम। और अब एक और चौंकाने वाली बात, एक तरफ हाई स्पीड रेल और स्मार्ट शहरों की घोषणाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ शहरी विकास के बजट में सीधे सीधे 11.6% की कटौती कर दी गई है। ये विरोधाभास काफी कुछ कहता है। अब जरा देखते हैं कि ये बजट ट्रेड वॉर और AI जैसी बड़ी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रहा है। दुनिया भर में सप्लाई चेन की जो दिक्कतें हैं, उन्हें देखते हुए बजट में आत्मनिर्भरता पर काफी जोर है। इसके लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज्यादा फंड और देश में ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देने जैसे कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा प्रस्ताव है विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर बनाने के लिए 20 साल की टैक्स छूट देना। इसका मकसद है AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को आकर्षित करना। लेकिन सोर्स मटेरियल इस पर एक चिंता भी जताता है। डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। AI की वजह से दुनिया भर में करोड़ों नौकरियों पर असर पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सोर्स के मुताबिक इस बजट में इस चुनौती से निपटने के लिए कोई साफ बड़े लेवल की योजना नजर नहीं आती। तो फिर इन सभी सेक्टर्स का विश्लेषण करने के बाद आखिर में तस्वीर क्या बनती है? चलिए अब तक जो हमने देखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। इस सोर्स मटेरियल के अनुसार
एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। पहले किसी सेक्टर में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी घोषणाएं की जाती हैं, फिर कुछ अच्छी योजनाएं गिनाई जाती हैं जिससे लगता है कि बहुत प्रगति हो रही है, लेकिन आखिर में जब आप असल नंबर्स को देखते हैं तो पता चलता है कि फंडिंग या तो वहीं की वहीं है या फिर जरूरतों के हिसाब से घट गई है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बजट की असली कहानी कौन बता रहा है? वित्त मंत्री का शानदार भाषण या फिर वो स्प्रेडशीट जिसमें सिर्फ ठंडे कठोर आंकड़े हैं? ये एक सोचने वाली बात है।